हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में, जो कि बीएड के लिए, एमएड के लिए और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो सीटेट हो या फिर स्टेट टेट हो। ठीक है, तो हम एक बार देखेंगे इसको ब्रीफली। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत यानी सीखने के नियम। सीखने के नियम क्या है? सिद्धांत माने होता है कोई अपने विचार रखता है। ठीक है, कुछ बात कहता है किसी के बारे में जो कि फैक्ट्स हो, ठीक है, जो कि सच्चाई हो, तो उसी को सिद्धांत कहते हैं। और अधिगम सीखने के सिद्धांत यानी सीखने की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, अधिगम किस तरीके से चलता है, वह यह सिद्धांत या नियम बताते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत हैं, वह दो लोगों ने अलग अलग विचार दिए थे, अलग अलग विचारधाराएं थी इनकी। ठीक है, एक को कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, एक को व्यवहारवादी सिद्धांत, वह व्यवहारवादी विचारधारा वाले थे, और दूसरे थे संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, दूसरे थे संज्ञानवादी विचारधारा वाले। दो लोग अपनी अलग अलग बात कहते हैं सीखने की प्रक्रिया के बारे में, कि किस तरीके से सीखा जाता है। एक सीखना, एक अधिगम किस तरीके से, किस प्रक्रिया से होता है, इसके बारे में दो लोगों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग राय थी। ठीक है, आज हम उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में। व्यवहारवादी सिद्धांत जो दिया था, उसको समर्थक थे ये चार लोग। एक था थॉर्नडाइक, जिसका नाम आपने ज्यादातर सुना होगा, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। तो बात करते हैं थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उसका नाम था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बताई थी। ठीक है, किसने किया था ऐसा? थॉर्नडाइक। इसकी थ्योरी को SR थ्योरी भी कहते हैं। S मतलब होता है स्टिमुलस और R मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, इसको हिंदी में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे BF स्किनर की। BF स्किनर भी व्यवहारवादी विचारधारा वाले थे। ठीक है, तो उनका जो सिद्धांत था, उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसको हम R टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, आर टाइप थ्योरी यानी रिस्पॉन्स थ्योरी। अगला है पावलोव जो थे, वह भी एक व्यवहारवादी विचारधारा वाले थे। ठीक है, उनका सिद्धांत था परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। उनका सिद्धांत का नाम था परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको S टाइप थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो अगला है CL हल भी एक व्यवहारवादी विचारधारा वाले थे। इनका सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। इन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत को महत्व दिया था, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में। संज्ञानवादी सिद्धांत के समर्थकों को गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञानवादी विचारधारा वाले हैं, उनकी राय को फॉलो करते हैं, उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनको हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं? मैक्स वर्दीमर, ठीक है, दूसरा कोहलर, तीसरा है कर्ट लेविन और कोफका। ठीक है, सबसे पहले मैक्स वर्दीमर जो थे, उन्होंने सिद्धांत दिया रिक्त पूर्तता का सिद्धांत। ठीक है, अगला है कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। अगले लेविन और कोपका ने दिया था क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो हम इनके सिद्धांतों को ब्रीफली पढ़ेंगे आगे। अभी हम बात कर लेते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में, कि इन दोनों की विचारधारा किस तरीके से अलग अलग थी। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या कहा था और किस तरह की उनकी विचारधारा थी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं पहले व्यवहारवादी सिद्धांत विचारधारा वालों के। ठीक है,
ये व्यवहारवादी विचारधारा, जैसे कि आपको मैंने बोला था, जो मनोविज्ञान है वह अंत में किस विज्ञान के रूप में आया था, व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया था। ठीक है, तो वहीं से निकल कर आया व्यवहार। ठीक है, तो व्यवहार यानी व्यवहारवादी सिद्धांत जो थे, जो उसको फॉलो करते थे, वह कहते थे कि जो मनुष्य है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पशु है, चाहे वह पशु हो चाहे मानव हो, वह उसका अधिगम, उसका सीखने का जो प्रक्रिया होती है वह एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है, यानी यंत्रवत होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, और वो पुनर्बलन पर विश्वास करते थे, पुनर्बलन पर विश्वास करते थे। ठीक है, इनके अंतर्गत पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरणा, ठीक है, इनको समर्थन करते थे। अब ये पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरणा क्या है, ये बहुत टफ लैंग्वेज हो जा रही है ना, तो इनको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले पुनर्बलन की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करूं जिससे कि आप मोटिवेट हो जाओ, कुछ ऐसी बात कह दूं, कुछ ऐसा कर दूं ताकि आप उस दिशा की ओर, उस चीज को प्राप्त करने की ओर क्या हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को पुनर्बलन कहते हैं, जो कि मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो अगला है हमारा अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है, 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो होती है प्रतिक्रिया, ठीक है, एक होती है अनुक्रिया, और एक होती है सहज क्रिया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनुक्रिया की। अनुक्रिया यानी किसी चीज को करने के लिए, ठीक है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा किया गया वह क्रिया, वह बार बार की जाने वाली क्रिया, ठीक है, वह क्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी, अनुक्रिया कहलाएगी। ठीक है, किसी चीज को, किसी उद्देश्य को हम प्राप्त कर रहे हैं, किसी गोल को हमें प्राप्त करना है, तो हम उसको पाने के लिए क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके प्रति क्रिया करते हैं, तो वह अनुक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो अगला उद्दीपक। उद्दीपक यानी जिस चीज को हम पाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज को हम पाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उद्दीपक कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी है, ठीक है, तो हम खाना ढूंढेंगे, तो खाना ढूंढेंगे, यहाँ पे खाना क्या हो जाएगा, हमारा उद्दीपक हो जाएगा। ठीक है, और हम खाना ढूंढने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी यह अपने स्वतः ही जागृत होती है। ठीक है, हमारे अंदर ही यह जागृत होती है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। जैसे खाने के लिए हम खाना ढूंढ रहे हैं, तो हम अभिप्रेरित हो रहे हैं खाना ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इनके अंतर्गत जो पुनर्बलन है, अनुक्रिया है, उद्दीपक, अभिप्रेरणा, ठीक है, इनसे क्या होता है, सीखना होता है, इससे सीखने की प्रक्रिया होती है, ऐसा कहना है व्यवहारवादियों का। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये व्यवहारवादी है वो कहते हैं जो अधिगम यानी सीखना होता है वो यंत्रवत होता है। यंत्रवत मतलब वह सीक्वेंस से होता है। ठीक है, मशीन की तरह होता है, जैसे कि कोई मशीन चलती है ना, उसी तरह से जो अधिगम होता है वह उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऐसा कहना है व्यवहारवादियों का। अगला पशु और मानव। जो अधिगम है, ठीक है, व्यवहारवादी कहते हैं उनके अनुसार जो अधिगम है, सीखना है, वह पशु भी सीख सकते हैं और मानव भी, दोनों सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहना है व्यवहारवादियों का। और अगला, अधिगम धीरे धीरे होता है। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे होता है, यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, ऐसा कहते हैं व्यवहारवादी। अब हम बात करेंगे संज्ञानवादियों की, जिन्हें गेस्टार्टवादी भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, लेविन और कोफका इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, समस्या समाधान, ये सब इनके अनुसार होता है। यानी कि जब हमें सीखना होता है, हम सीख रहे होते हैं, अधिगम कर रहे होते हैं, तो इनके अंतर्गत हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, संवेग, हम अपने संवेगों का, अपनी भावनाओं का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और साथ ही अपने प्रत्यक्षीकरण यानी कि हम उसको सूझबूझ से, ठीक है, खुद प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ठीक है, संज्ञान, अपने दिमाग से सोच कर कोई भी हम सीखते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं। समस्या समाधान, और हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए क्या करते हैं, अपना सूझबूझ का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने संवेगों का, इमोशन का, ठीक है, अपने इमोशंस को से हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, ऐसा कहना है
संज्ञानवादियों का, ठीक है। वह कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो सीखना है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वह क्या होती है, वह अपनी बुद्धि से होती है, ठीक है। बुद्धि से, विवेक से होती है, हमारी सूझबूझ से होती है, ठीक है, हमारे इमोशन से होती है, ऐसा कहना है संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो सीखना है, अधिगम है, वो यंत्रवत नहीं होता है, ठीक है, यंत्रवत नहीं होता है। मशीन की तरह कोई भी ज्ञान यानी कोई भी अधिगम नहीं कर सकता है, ठीक है। मानव ही, और ये इनका कहना है कि मानव ही अधिगम कर सकता है, पशु नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती। इस तरीके का कहना है संज्ञानवादियों का कि मानव ही अपनी सूझबूझ से क्या कर सकता है, कोई भी समस्या सुलझा सकता है और कोई भी अधिगम कर सकता है, ठीक है। अचानक अधिगम, और इनका कहना है कि अधिगम जो है वह अचानक होता है, ठीक है, अचानक होता है, ऐसा कहना है। इनका कहना था अधिगम धीरे धीरे होता है, लेकिन इनका कहना है कि अचानक होता है अधिगम। और इनका कहना था यंत्रवत होता है, जबकि इनका कहना है यंत्रवत नहीं होता है। और इनका कहना था पशु मानव दोनों अधिगम कर सकते हैं, इनका कहना था कि मानव ही कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, ठीक है। सबसे पहले हम व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी के बारे में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है, ये इतने सारे नाम है इसके हिंदी में, इसीलिए यह कंफ्यूजन करता है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई अगर नाम आ जाए ऐसा जो हमने नहीं सुना हो, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए। पहले प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत संबंधवादी सिद्धांत, इसी को संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये ज्यादातर आपने सुना होगा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। और संयोजनवादी सिद्धांत, तो ये इसके हिंदी में नाम हो गए। इसका जो इंग्लिश का नाम है SR लर्निंग थ्योरी, इसको कहते हैं SR लर्निंग थ्योरी, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। S मतलब स्टिमुलस और R मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप इंग्लिश में याद रखो, और हिंदी में आप मुश्किल से ही एक दो रख सकते हो, बाकी इतने सारे याद रख सकते हो तो ठीक, नहीं तो आप इंग्लिश में जरूर याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, सीखने के बारे में क्या कहा है। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के बारे में यह कहा है कि जो सीखना है वह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बॉन्डिंग होती है उससे अधिगम होता है, ठीक है। अब उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है, स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, मान लो हमारे पास मान लो हमें क्या लगी है, भूख लगी है, ठीक है। तो हम हमारे लिए भोजन जरूरी है, हमें क्या चाहिए अभी भोजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पाने के लिए एक्टिविटी करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। हम खाना बनाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो उन्हीं को, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भोजन है वह हमारा क्या हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, ठीक है। हमें पाना है वो, तो वह हो जाएगा हमारा उद्दीपक, ठीक है, स्टिमुलस। और हम उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करेंगे, जो अनुक्रिया करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहेंगे, ठीक है। जो हम एक्टिविटी करेंगे उसके लिए, उसको पाने के लिए, तो उसको अनुक्रिया कहेंगे, यानी रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, ठीक है, क्यों, सीटेट पास कर रहे हो, क्यों, क्योंकि जॉब पाने के लिए, ठीक है। आप जॉब पाने के लिए ये सब कर रहे हो, तो जॉब पाना क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा, ठीक है, स्टिमुलस हो जाएगा। और तुम्हारे जो ये प्रयास है, ठीक है, जो तुम प्रयास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, जो कोचिंग जा रहे हो, ये सब क्या है, और ये सब क्या है, ये है अनुक्रिया, ठीक है। उसको पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बॉन्डिंग है, जो अनुबंधन है इन दोनों के बीच, उसी को क्या कहते हैं हम, SR थ्योरी, ठीक है, यानी
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी इनका कहना है कि अगर हम किसी उद्देश्य को पाने के लिए जो क्रियाएं करते हैं तो हमारे जो अधिगम उससे होता है वही क्या कहलाता है, हमारा सीखने का सिद्धांत कहलाता है। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया था, उन्होंने बिल्ली पर इसका प्रयोग किया था। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, एक भूखी बिल्ली को, ठीक है, पिंजरे में बंद कर दिया और उसको और एक ऐसी व्यवस्था की गई जिससे अगर उसका एक पंजा अगर उस खांचे में पड़ जाए तो वो पिंजरा खुल जाए। ठीक है, और उसके सामने रख दिए एक मछली, ठीक है, पकी हुई मछली रख दी उसके सामने। और उसके बाद वह भूखी बिल्ली थी, मछली को देखकर उसने क्या किया, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की। उसने कूद मारी, छलांग मारी। ठीक है, ये सब करने के दौरान एक बार उसका उस खूंटे पर पैर पड़ जाता है। ठीक है, और वह पिंजरा खुल जाता है और वह जाके मछली खा लेती है, यानी अपना उद्देश्य पा लेती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया बार बार करता है थॉर्नडाइक, यह प्रयास बार बार करता है, उस बिल्ली को बार बार पिंजरे में डालता है। ठीक है, उस भूखी बिल्ली को, और वह दोबारा से ये प्रयोग बार बार करता है। तो वह बिल्ली जो है वह गलत प्रक्रियाएं करना कम करती है और जो अच्छी सही प्रक्रिया जो कर रही है, ठीक है, उस खुटके पर पैर मारना, ठीक है, वह पिंजरा खुलना, वह बार बार वह प्रतिक्रियाएं करती है। तो इससे क्या होता है, एक बार ऐसा समय आता है जब वह एक ही बार में उस खुटके पर पंजा मार दिया और वह पिंजरा खुल जाता है। ठीक है, तो उसने क्या सीखा, उसने ये सीखा, ठीक है, उसने यह बार बार प्रतिक्रिया करने के बाद यह सीख लिया कि अगर मैं इस खूंटे पर पैर रखती हूँ तो क्या होगा, पिंजरा खुल जाएगा। ठीक है, और मैं अपना उद्देश्य प्राप्त कर लूंगी। तो उसी तरह से थॉर्नडाइक ने यह नियम बताया है कि बार बार प्रयास करने पर, ठीक है, बार बार प्रतिक्रियाएं करने पर, बार बार अनुक्रियाएं करने पर उद्दीपक के लिए, स्टिमुलस के लिए, अपने गोल के लिए, उद्देश्य के लिए, तो वह हम सीख जाते हैं, उसके प्रति सही अनुक्रिया करना हम सीख जाते हैं। और जब हम गलत अनुक्रिया कर रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उन अनुक्रियाओं को हम छोड़ देते हैं और सही अनुक्रियाएं हम अपना लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, इसी को अधिगम कहते हैं। ऐसा कहा था थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके चरण के बारे में। ठीक है, कितने स्टेप हैं, कितने चरण हैं इसमें, कितनी जरूरी चीज है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्ली का एक उद्देश्य था, बिना उद्देश्य के वह उतना अनुक्रियाएं नहीं करती। अगर उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य था भोजन प्राप्त करना, इसीलिए उसने इतनी अनुक्रियाएं की, इतना एक्टिविटी की। ठीक है, किसके लिए, उद्देश्य के लिए, अपने भोजन के लिए। तो पहला है इसका चरण उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य का होना जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए, ऐसा कहा थॉर्नडाइक ने। अगला चरण इसका क्या है, अगला चरण इसका है प्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक। अगर उसको भूख नहीं होती, उसको अगर भूख नहीं लगी होती तो वह उतनी अनुक्रियाएं नहीं करती भोजन के लिए। तो यहाँ पे जो अभिप्रेरक है वह काम कर रहा है भूख, उसकी भूख। तो फिर यहाँ पे हमारा जो अभिप्रेरक है वही हमें उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है अभिप्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक। अगला है हमारा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई उद्दीपक होना चाहिए जिसके प्रति हम क्या करें, प्रति अनुक्रिया करें। ठीक है, बिल्ली किसके प्रति अनुक्रिया कर रही थी, उस मछली के प्रति। ठीक है, उस मछली के प्रति वह अनुक्रिया करती। अगर वहां पे मछली नहीं होती, कुछ और रखा होता तो वह शायद इतनी अनुक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक का होना जरूरी है। अब उस उद्दीपक
उसको प्राप्त करने के लिए वह क्या कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। वह गलत एक्टिविटी भी कर रही है, सही एक्टिविटी भी कर रही है, ठीक है। वह गलत एक्टिविटी पहले तो बार बार कर रही है, ठीक है। सही एक्टिविटी थोड़ा कम करती है, लेकिन धीरे बार बार ये प्रतिक्रिया होने के बाद वह क्या करती है, सही क्रियाएं ज्यादा करती है और गलत अनुक्रिया कम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुक्रिया का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जो चरण है वह निम्न है। सबसे पहले एक उद्देश्य होना जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए, फिर उसके प्रति अभिप्रेरक वहां पे होना चाहिए, हमें उसकी भूख होनी चाहिए, ठीक है। उसे पाने के लिए हमें हमारे अंदर उसकी इच्छा होनी चाहिए। उद्दीपक वह चीज हमारे पास सामने होनी चाहिए जो जिसको हम पाना चाहते हैं, ठीक है। अनुक्रिया हमें उसके प्रति उसको पाने के प्रति अनुक्रिया करनी जरूरी है, ठीक है। तो ये चरण है इसके सीखने की प्रक्रिया के यह चरण। पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कुछ विशेषताएं, ठीक है। कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले है उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध का समर्थन। थॉर्नडाइक हमेशा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बॉन्डिंग बनती है उसी का समर्थन करता है, ठीक है। उसी से वह सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। वह ऐसा मानता है। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर पाना ही सीखना है। हमने जो सीखा हुआ है, ठीक है, ज्ञान, उसका प्रयोग करना, ठीक है, उसका बार बार प्रयोग करना ही सीखना है, ठीक है। मान लो कोई अधिगम हमें हुआ है, ठीक है, किसी चीज को हमने सीखा है, तो बार बार उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं वही चीज, और उसी को कहते हैं हम सीखना, ठीक है। अगला है उद्दीपक, प्रेरक, अनुक्रिया, आवश्यक। इसमें 3 चीजें जरूरी है। पहला तो उद्दीपक यानी कि गोल एम, उद्देश्य, ठीक है। उद्दीपक जरूरी है, उसके प्रति किया गया अनुक्रिया, ठीक है, वह जरूरी है। और हम अनुक्रिया के प्रति जो हम प्रेरक है, हम अनुक्रिया कर रहे हैं, वह जरूरी है। ये 3 चीजें इसमें जरूरी है, उद्दीपक, प्रेरक और अनुक्रिया। उद्दीपक यानी जो जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, प्रेरक यानी हम क्यों पाना चाहते हैं, ठीक है, हमारा मोटिव क्या है उससे, और अनुक्रिया यानी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो, ठीक है। ये 3 चीजें आवश्यक है। अगला, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आवश्यक। जो चीज हम पाना चाह रहे हैं तो हम उसके प्रति क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं उसे पाने की, ठीक है। तो वह भी जरूरी है, ऐसा कह रहा है थॉर्नडाइक। यानी हम मान लो हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जॉब के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसको पाने के लिए हम रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो जो प्रयत्न है वह भी जरूरी है उसको पाने के लिए, ठीक है। ये कहता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कमियां। कुछ कमियां भी हैं थॉर्नडाइक के इस नियम में, इस सिद्धांत में। वो क्या है, पशुओं पर प्रयोग। इसका पशुओं पर प्रयोग किया है, जो कि मनुष्य पर पूरी तरीके से लागू नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो पशु जो है वह मनुष्य से कई ज्यादा नीचे है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य में बुद्धि है, दिमाग है, वह सोच सकता है, वह विचार कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकते। इसीलिए यह पूर्ण रूप से मानव में लागू नहीं होता, ठीक है। सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक। इसमें कहा गया है, इसकी थ्योरी में कहा गया है कि उद्दीपक आवश्यक है। कोई भी चीज हम अगर अधिगम करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई चीज सीखना चाह रहे हैं, तो उद्देश्य जरूरी है, ठीक है। बिना उद्देश्य के हम नहीं सीख सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम कोई चीज ऐसी सीख जाते हैं, हम उद्देश्य नहीं होता हमारा, लेकिन हम उस चीज को सीख जाते हैं। जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो हम हमारा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन हम सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसने जो है वह इसकी कमी, जो ये सिद्धांत है इसमें एक कमी है, ठीक है। प्रयत्न व भूल से ही सीखना। हमेशा प्रयत्न और भूल से ही सीखा जाता है, ऐसा सिद्धांत में कहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मनुष्य के पास दिमाग है, ठीक है, वह कोई चीज सूझबूझ अपने विवेक से भी तो कोई चीज सीख सकता है। कोई चीज वह अपने बुद्धि से सीख सकता है। वह जरूरी नहीं कि बार बार प्रयास करे और भूले, ठीक है, बाद में सही अनुक्रिया करे और सीखे, ऐसा भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने विवेक से कोई चीज सीख सकता है, अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है, ठीक है।
अपनी रुचियों से सीख सकता है। यंत्रवत, यह कहता है कि जो सीखने की प्रक्रिया वह यंत्रवत चलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यंत्रवत नहीं होती है ये, ठीक है। अगला है समय अधिक। इसमें समय अधिक लगता है, जैसा कि आप जानते हो कि थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर प्रयोग कितनी बार किया, ठीक है, तो टाइम लगा था उसे बहुत सारा, ठीक है, तो ये इसकी एक कमी है, एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उपयोगिता। इसकी भी कोई उपयोगिता है, ऐसा नहीं, इसमें कमियां ही है, इसके गुण भी है। वह क्या है देखते हैं। शिक्षा में जो है सीखना सिखाना, ठीक है, सिखाने से पहले उद्देश्य निर्धारित करना जरूरी है। कभी भी आप कोई लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उद्देश्य निर्धारित करते हो, ठीक है, कि क्या एम है आपका। तो इस सिद्धांत से हमें यह उपयोगिता मिलती है कि हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं जब भी हम कोई सिखाने की प्रक्रिया कर रहे हैं या सीखने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा छोटे बच्चों के लिए उपयोगी। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए यह प्रक्रिया, यह सिद्धांत लाभकर है, ठीक है, क्योंकि वह छोटे बच्चे, उन पे उतना विवेक, उतना सूझ नहीं होती है, ठीक है, उनको हम अपने हिसाब से सिखाएं, ठीक है, उनको इस तरीके से सिखाएं तो वो जल्दी बेहतर सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है, इस तरीके से हम उनको सिखाते हैं। तो ये जो ए है एप्पल, ठीक है, एक उद्दीपक है, एक अनुक्रिया कर रहे हैं उसके प्रति, तो इस तरीके से हम उनको, बच्चों को बेहतर सिखाते हैं, ठीक है। अगला मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। जो बालक कम सीख पाते हैं, ठीक है, वह थोड़े कमजोर होते हैं, वह सीख नहीं पाते, अधिगम नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी यह एक बहुत उपयोगी है ये सिद्धांत, ठीक है। अगला है स्वयं सीखने पर बल। इस सिद्धांत में खुद से सीखने पर बल दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, इस सिद्धांत में जो बिल्ली है वह खुद से सीख रही है, ठीक है, खुद से अनुक्रिया कर रही है और वह खुद से सही अनुक्रिया करती है, ठीक है। और अगला है स्थायी ज्ञान। इसमें जो भी ज्ञान होता है हमें वह स्थायी रहता है, वह हमेशा हमारे वह जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह स्थायी रहता है, ठीक है। सही अनुक्रिया पर प्रशंसा और प्रोत्साहित। अगर हमने सही अनुक्रिया करी तो क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें प्रशंसा मिलती है, ठीक है। और हमने अगर गलत अनुक्रिया की तो हमें क्या मिलेगा, उसका उल्टा, ठीक है। अगला सीखने के नियम फॉलो। इसमें सभी सीखने के नियम फॉलो किए गए हैं सारे, यानी कि थॉर्नडाइक के और भी नियम हैं जो मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है, वो इसमें जरूरी है, वो इसमें फॉलो किए गए हैं। तो आई होप आपको थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया के का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं आपका वह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।